सो कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पार्ट फोर्थ है वो हम स्टार्ट कर। ठीक है, ये पार्ट फोर है आपका। मेरा रह गया था, कल का टॉपिक रह गया था। ठीक है, जो आपका टॉपिक था, तो हम कहाँ पर थे। हम बेसिकली यहाँ पर आ गए थे, हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया था हमने। अब देखते हैं। सो बेसिकली गाइज, ये लेक्चर जो स्टार्ट होता है एक मस्त क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कोई पहले तो मैं पोज करूंगा, फिर पहले तो देखो गाइज, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना उसको पोज करा करो और फिर उसको सॉल्यूशन निकाला करो, और सॉल्यूशन ना मिले तो फिर मेरा ये करा करो जो सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको पोज करता हूँ, फिर आप क्या करना है, इसको इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, सो एवरीवन, ये है मेरा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इसको पहले पोज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव्स ए टू बी, रेट दे रखी है के ए द पावर एंड बी द पावर टू विद के इक्वल। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये तो थ्री ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और थ्री ऑर्डर रिएक्शन आपने बताया नहीं है। मैंने ये कहा था गाइज, ऑर्डर जीरो भी रह सकता है, वन भी रह सकता है, टू भी रह सकता है, और थ्री रह सकता है। जो आपका थ्री रहता है ना वो रेयर रहता है। थ्री जो रहता है वो रेयर रहता है। जो थ्री के बाद रहते हैं ना, बेसिकली थ्री तक ही रहता है, और थ्री जो रहता है वो रेयर रहता है। बहुत कम चांस होते हैं इसके। ठीक है, तो इस पर मत जाओ कि सर ने तो थर्ड ऑर्डर करवाए नहीं तो हम नहीं कर सकते। नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या करवाया, मैंने सीधा वैल्यू ही पुट करी थी, मैंने कुछ नहीं करा था जब मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट करवाया था। तो हम देखते हैं कि ये के इक्वल टू, देखो इसमें क्या है, फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव्स ए टू बी, रेट इक्वल टू के ए एंड बी दी पावर टू विद के इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, हमें क्या निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन ए इक्वल टू 0.1 मोल इनवर्स, और बी की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 0.2 मोल इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.0, और हमें कौन सा उसका भी रिएक्शन निकालना है जब ए रिड्यूस कर देता है 0.06 मोल लीटर इनवर्स को। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, मैं पेन ले लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा देखो ये क्या कह रहा है, मेरा ये कह रहा है 2a प्लस बी गिव्स ए टू बी है मेरा। ठीक है, अब टाइम जीरो पर ये कह रहा है पहले इनिशियल रेट निकालना। आपको क्या निकालना, इनिशियल रेट निकालना। तो इसका कितना है, 0.1 मोल इनवर्स है, इसका है 0.2 मोल इनवर्स है। तो गिव्स, ये तो आपका आ गया इनिशियल। हमें इससे, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना, मुझे रिएक्टेंट से लेना देना, ये आ गया। अब टाइम टी पर इसने कहा है कि आपका जो कितना वो निकल जाएगा, 0.06 मोल लीटर इनवर्स निकल जाएगा। यानी कि मालूम है 0.1 माइनस जीरो। ठीक है, हाँ, सॉरी 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 एवरीवन, सॉरी एवरीवन। सो इसने ये नहीं कहा है कि आपका जो, इसने ये कहा है कि ए 0.1 मोल इनवर्स इनिशियल के कैलकुलेट करना आफ्टर रिएक्शन ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल। जब हमें उस रिएक्शन पर निकालना है जब वो 0.06 मोल इनवर्स रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देखो मान लो अगर मेरा ये 0.2 है, इसने टाइम टी पर 0.2 माइनस एक्स, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन या मोल कह लो। ठीक है, मोल इसने क्या 0.2 माइनस एक्स मोल रिड्यूस करा है। तो ये कितना करेगा, ये 2 टाइम्स करेगा, यानी कि 2x। कितना टाइम करेगा, 2x करेगा। अब पूछ रहे होंगे कि सर हमें 0.1 की जगह रिड्यूस लिखना, नहीं, हम आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों नहीं लिखना। पहले ही देखो कि टाइम जीरो पर 0.1 था, फिर 0.2 था, इसमें इनिशियल था, ये फाइनल केस है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर एक मोल, इसमें अगर मैं गैप छोड़ देता हूँ, देखो गैप छोड़ दिया, आप समझो इसको। अगर इसका एक मोल गया है, एक मोल ऑफ एक्स, तो इसका 2 मोल ऑफ एक्स जाएगा।
2 मोल ऑफ एक्स जाएगा। अब ये जो आपका 2 मोल एक्स है, ये जो 0.1 माइनस 2x इक्वल टू ये रहेगा 0.06 के इक्वल, क्योंकि इसने कहा है कि रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा तो हमें क्या निकालना है, वो निकालना है। इतनी बात क्लियर है, ये शुरू का केस है, इतनी बात क्लियर है। पहले तो मैं बात करते तो इनिशियल कैसे निकालोगे, फिर हम बात करेंगे वो। अब बात कर लेते हैं आप रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का सिंपल तरीका, रेट इक्वल टू के कांस्टेंट ए दी पावर 1 है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब मैं इसकी कैसे लिखूं, मुझे ये लिखना पड़ेगा के ए एंड बी की पावर 2। अब तुम सोचोगे सर बी की पावर वो का वो जो स्टेक्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कंसंट्रेशन, वो तो 1 है, आपने 2 है। भाई आपको जो सिमेट्रिक फॉलो करना है, आपको क्या करना है, सिमेट्रिक फॉलो करना है, के ए और बी रखना है, के ए और बी रखना है। अब आपको क्या करना है, के ए की इस पीछे से घुमानी है। ये आपने लिख दिया के ए और बी की पावर स्क्वायर लिख दी है। अब आपको पीछे से लेना है, यानी कि आप बी को आपको ए मानना पड़ेगा और ए को आपको बी मानना पड़ेगा। सिमेट्री फॉलो होती है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं चाहते कि भाई सर ये लिखवाना चाहते, ये लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोड़ो, आप ये सोचो, ठीक है, ये सोचो, ये कर सकते हो। कर लिया अभी आपने, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनिशियल केस। क्या निकालना है, इनिशियल केस निकालना आपको। तो इनिशियल केस तो निकालना यार सो इजी हो जाता है, ठीक है। इनिशियल केस, इनिशियल रेट में क्या है, मैं कुछ नहीं देगा। इनिशियल रेट अगर मैं देखूं, इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट जो है वो है क्या है, के बी की पावर कितनी है 1 एंड ए की पावर कितनी है 2 है, ऐसे लिखा था ना हमसे, हाँ ये लिखा। सॉरी गाइज एवरीवन, सॉरी, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, गलती से मैंने लिख दिया था, सॉरी फॉर दिस, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये आएगा तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, ये आया हमारा, यानी कि ये बी की पावर स्क्वायर है, ये ए की पावर 1 है। अब के की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी के की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 थी, इंटू बी की वैल्यू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 0.2, 0.2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इंटू 0.1 का ये आ जाएगा, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर, और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 8.2 10 की पावर माइनस 9 मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगी इनिशियल रेट। अब देखते हैं इसकी लेटर सिचुएशन, यानी कि फाइनल रेट, इनिशियल रेट और इसका निकालते हैं फाइनल रेट। अब देखो ध्यान से देखना, आपको आपने यहाँ देखा था कि आपका 0.1 माइनस 0.2x कितना आया था, यह था 0.06 आया था, यह आया था, ये किसका था, ए का, ये किसका था, ए का। बी का कितना था, बी का था आपका 0.1 माइनस एक्स, ये था, सॉरी 0.2 माइनस एक्स था, ठीक है, 0.2 माइनस एक्स था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये 0.2 माइनस एक्स है, ये 0.1 माइनस 2x है, ये 0 है। इससे क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो इसमें पुट कर दो। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो -2x इक्वल टू 0.06, 0.06 माइनस 1, तो बेसिकली 2x इक्वल टू, मैं अगर माइनस करूँ तो 0.06 1.00 और आ जाएगा 0.66, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, और ये बात करा तो ये आएगा 0.34, ये आएगा माइनस ऑफ 0.34, और ये माइनस का था, माइनस माइनस कट जाएंगे, x इक्वल टू 0.34 अपॉन में 2 इक्वल टू, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, रुकना वेट फॉर अ मिनट,
34 डिवाइड बाई 2 एंड 2 1 ज़ा 2 1 4 2 7 ज़ा 14 0 34 इंटू 2 इंटू 10 यह आ जाएगा 17 यानी कि 1.7 लगभग कुछ आएगा, बट वैल्यू कुछ गलत सी लग रही है। सॉरी वॉइस चेक करता हूँ मैं वैल्यू को, वेट फॉर अ मिनट। सो एवरीवन गलती इतनी बड़ी हो गई थी, मैं इसको 1 समझ बैठा था, तो ये आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि सब कुछ यहाँ से गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़, यहाँ से गड़बड़, यहाँ से गड़बड़ हो गया था। तो अब मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रफ पेज यूज़ कर लेता हूँ। रफ एग्ज़ाम टाइम में अगर आप यहाँ पर रफ पेज यूज़ करते हो और यहाँ पर ऐसे मेरी तरह नहीं यूज़ करते, तो आपको मार्क्स के ज़्यादा चांस आपको मिल सकते हैं। 0.06 0.1 1 और 0 इसको माइनस करा, तो ये आया 6, गलत 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 सॉरी, ये आ जाएगा। पोज करता हूँ फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सो एवरीवन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 0.02 आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली होगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं ए में पुट करता हूँ, तो कितनी आई 0.06। मैं बी में पुट करता हूँ तो 0-2, यानी कि सर आपने क्या कबाड़ा कर दिया, ठीक है। बी इक्वल टू 0-2 - x है, तो इसमें 0-2 x की वैल्यू है 0.02। बेसिकली जो इसको काट के आएगा 0.18 आएगा, तो ये आएगा 0.18, ये आ गया बी की वैल्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो बेस यार लेटर में क्या करना, लेटर में वो वैल्यू पुट कर देनी। लेटर में जब लेटर रिएक्शन हम देखेंगे, लेटर में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो बेसिकली के एंड ए दी पावर कितनी 1, सॉरी ए दी पावर स्क्वायर, ए दी पावर सॉरी ए की पावर 1 है और बी दी पावर, अरे यार क्या कर रहा है, मैंने यहाँ फिर से गलती कर दी क्या, ये ए की पावर स्क्वायर था शायद। एवरीवन मैंने गलती कर दी, यहाँ ऊपर मिस्टेक हो रही है। देखो चाहे गलती हो ही नहीं हो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ये कुछ इस तरीके से था और मैंने ऊपर कुछ गलत तरीके से लिख दिया, पर आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। बेसिक अब करके देख लो, 2 × 10⁻⁶ इंटू, देखो ऊपर का अगर आप स्क्वायर अगर यहाँ भी रख दोगे, यहाँ भी रख दोगे, तो एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है इस चीज़ की, पर जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। मैंने मिस्टेक कर दी कि बी की पावर स्क्वायर कर दी, नहीं मुझे ए की पावर स्क्वायर करनी थी, सॉरी फॉर दिस, सॉरी एवरीवन। ए दी पावर 1 एंड बी दी पावर 2 है, और 2 × 10⁻⁶ इंटू ए की पावर है 0.06 इंटू बी की पावर है 0.18 का पावर स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3.89 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर। सो क्वेश्चन करके कैसा लगा सर, आपने तो हमारे 13 मिनट इसी में वेस्ट कर दिए, सॉरी एवरीवन, सॉरी फॉर दिस। सो आगे जो है आपका है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो नेगलेक्ट इट, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम किसको कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो कहते हैं द रिएक्शन टेकिंग प्लेस in one step taking place in one step are called
एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते तो H2O बनता है। क्या एक बार करवाने से क्या हाइड्रोजन, तो क्या है, अब मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं H2O, वाटर बन जाता है। तो क्या ये एकदम का प्रोसेस है? नहीं, इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एकदम से थोड़ी नहीं होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जो एक ही स्टेप में आपका हो जाए, एक ही स्टेप में आपका हो जाए। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो NH4 NO2 gives N2 प्लस 2H2O, ये एकदम से आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। बात करते हैं सर इसका अपोजिट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है द रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में ना होके अलग अलग प्रोसेस करता रहे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि काफी स्टेप्स करने पड़ते हैं हमें। ठीक है। सो एवरीवन, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल आपका होगा कि आपका जो 2NO है, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है ये 2 स्टेप्स में अकर करता है। 2 स्टेप्स में क्या करता है? अकर करता है। तो पहला जो स्टेप्स है बेसिकली वो रहता है आपका 1NO प्लस O2 गिव्स NO3। ये आपका रिएक्शन रहता है। ये जो रिएक्शन रहता है ये फास्ट रिएक्शन रहता है। ठीक है। फिर क्या रहता है? ठीक है, फिर आपका जो रहता है, फिर आपका रहता है कि NO3, जो आपका NO3 मिला, जो सेकेंड स्टेप रहता है NO3 प्लस आपका जो रहता है वो NO रहता है, गिव्स NO2 मिलता है, जो कि बेसिकली स्लो स्टेप रहता है। ठीक है। अब जो ये सेकंड स्टेप मैंने बताया था ये NO3 से, और NO3 जो हमारा मिला है, ये रिएक्शन हमें अकर नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई नहीं देता ये, क्योंकि बीच में हो जाता है। ये बीच में हो जाता है। ये अगर मैं इसको नेट रिएक्शन अगर आपको लिखूँ ना, तो नेट रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करेगा। नेट रिएक्शन इसमें ये NO3 इन्वॉल्व ही नहीं करेगा अगर नेट रिएक्शन की मैं बात करूँ। अगर मैं बात करूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे बात करूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैं क्या लिखूँगा? मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा K कांस्टेंट ऑफ NO3, क्योंकि मेरा लास्ट में यही मुझे मिला है NO3, और मैं मिलूँगा NO, ये लिखूँगा मैं। पर क्या मुझे NO3 का कंसंट्रेशन पता है? क्या मुझे NO3 का कंसंट्रेशन पता है? नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि बीच में हुआ है। सुनना पूरी बात, ये बीच में हुआ है, इसलिए हमें नहीं मिलता ये NO3 का कंसंट्रेशन। NO का मिल जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, समझो इस बात को, जो NO3 है वो बीच में हुआ है, वो कहीं बीच से प्रोसेस में हुआ है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसको कंसंट्रेशन नहीं पता लगाते। इसलिए इसका कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए इसमें जा कर के हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आई नो आपका समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बस समझ ले क्या होता है कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन होता है 1 स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है 2 स्टेप्स। ठीक है, अगर आ रहा है तो समझो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसको मैं K डे से डिनोट कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा मेरा NO3 अपॉन में, अगर आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी हो तो NO3 NO और O2। ठीक है, O2, ठीक है, NO3 और O2। अब इससे हम क्या करेंगे, इस NO3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। NO3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर K डैश
NO2 ये पुट कर देते हैं, तो NO3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो K डैश NO2 ये आ गया NO, ठीक है, ये आ गया NO, यानी कि K को मैं डबल डैश लिख सकता हूँ, NO को मैं NO2 लिख सकता हूँ, NO की दी पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, और O2 एक है तो O2 के एक लिख सकता हूँ, तो यानी कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आया, ये आया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा ये आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, सो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं मोलिकुलरिटी रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डाल देते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये क्या रहता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, 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 एटम्स, आयंस और molecule which must collide simultaneously in order to bring out of chemical reaction is called molecularity of reaction, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की, मतलब ध्यान देना है, पर इतना वो नहीं है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं आएगा सर समझ में, ठीक है, सिंपल है। मोलिकुलरिटी रहता है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयन और वेव विच मस्ट कोलाइड सिमिलरिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का सिर्फ सीधा साधा वो है कि मान लो ये कोई एटम है, आयन है, ये क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो आपके कोलाइड करते हैं उनको हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयन और मोलिकुल विच मस्ट कोलाइड, यानी कि मस्ट यानी कि जरूर वो कोलाइड करते सिमिलरली, लगातार करते इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से बाहर निकलने के लिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे बाहर निकलने के लिए इसको करना पड़ता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक बात याद रखना कि ये क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन is applicable only for elementary reaction, यानी कि एक सिंगल स्टेप को ये अकर करता है, ठीक है, एक सिंगल स्टेप को ये अकर करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एवरीवन, इसमें ना एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे कि मैं आपको बात करूं HBSC में जो हरियाणा बोर्ड है वाले हो उनको 2013 में पूछा गया था, CBSC का आपका 2015 में पूछा गया था, और यूपी बोर्ड का 2016 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। सो एक डिफरेंस सा बनता है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 डालकर कि डिफरेंस बिटवीन order of reaction and molecularity of reaction, ठीक है। देखो इस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर तो ध्यान देना था आपको, मोलिकुलरिटी रिएक्शन ज़्यादा आपको वो नहीं करना, मतलब जोर नहीं दे रहा सर ने क्या कह दिया, नहीं, बस जितना कहा है ना उतना समझ लो कि कोलाइड करते हैं आपस में। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन के बारे में। एंड यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिकली आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट देखो, आप स्किप भी कर सकते हो कि अगर आपको नहीं करना डिफरेंस तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट नोट्स करवाने ये रहता है। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लो, ठीक है, इन द रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। ये कहता था हमारा बेसिकली इनका सम। सेकेंडली जो रहता है वो रहता है इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जिनकी पावर्स रहती है एक्सपेरिमेंट होती है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। और थर्ड हमारा इसका रहता है इट कैन बी ज़ीरो एंड फ्रैक्शनल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो इसका रहता है वो रहता है इट इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, इट इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, यानी कि सिंगल स्टेप को करता है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी ये अकर करता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना इसमें, आप खुद सोचो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है इसका रहता है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप। अगर देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसमें एक फास्ट रिएक्शन भी होता है, एक स्लो रिएक्शन भी होता है। तो वही कहता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि जो आपका ऑर्डर होगा 1 2 3 वो स्लो स्टेप में होगा, स्लोएस्ट स्टेप में होगा। इतनी बात क्लियर है, ज़्यादा इसमें डाउन नहीं आना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने रिएक्टिंग स्पीसीज इसमें कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, अंडरगोइंग सिमिलटेनियसली, ठीक है, इन दी रिएक्शन, ठीक है, इन दी रिएक्शन। या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि इट इज़ द सम ऑफ स्टेक्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये रहने दो, ये आपका समझ में नहीं आएगा। तो सेकंड जो है ये आपका रहता है इट इज़ अ थियोटिकल कंसेप्ट है, यानी कि सोचा समझा हुआ कंसेप्ट है, ठीक है। असल जिंदगी में आकर नहीं करता है, थियोटिकल। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, अ होल नंबर, एक होल नंबर को ये देगा, कोई आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं देगा, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, करवाया था लास्ट में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए करता है। फिफ्थ पॉइंट जो है ये है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी, ठीक है, ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप as the order of the overall reaction, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसमें भी कहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो स्लोएस्ट स्टेप में होगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं कि सर इसमें दोनों में लगे, सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डिफरेंशियल रेट लॉ का एक टॉपिक छूट गया था,
देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक टॉपिक छूट गया था। ये क्या था, जब मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था ना वो, बेसिकली कहाँ गया ये, डिफाइन रेट कांस्टेंट और, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो था, ठीक है। आगे मैंने एक करवाया था आपको डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है ना, डिफरेंशियल रेट लो लिखाया था। तो वो टॉपिक छूट गया था, उस टॉपिक को अभी कवर कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं कि आप आगे पीछे करो, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है, डिफरेंशियल रेट, ठीक है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि हमें डिफरेंशियल रेट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट करना है फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहला जो आता है आपका, बेसिकली पहला जो आता है आपका वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या आता था कि आपका जो रेट था किसके इक्वल आया था, सॉरी 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 एवरीवन, डी आर बटे डी टी, ये था आपका। आपने डिफरेंशियल का अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तो माइनस डी आर बटे डी टी था। तो अगर मैं इसका क्या करूं, इसका मैं आर की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसकी ज़ीरो वेट, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था कि माइनस डी आर बटे डी टी था। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल रहता था, के, कोई की पावर, किसी की पावर ज़ीरो होती है, ठीक है, ये देता यानी कि के। और आपने ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, तो उसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आया था किसके इक्वल आया था, के इक्वल आया था ना, आया था ना बेसिकली। तो इसमें भी आपका यही है कि अगर रेट आपका, यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर दे, यहाँ के आर की पावर ज़ीरो है, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, के आर दी पावर ज़ीरो, क्योंकि के आ जाएगा। देखो ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट का तो फॉर्मूला ही होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए के आर की पावर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। बेसिकली मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसका इंटीग्रेशन करूँ, माइनस डी आर बटे डी टी का इंटीग्रेशन करूँ, ये इसके इक्वल होगा। भाई आपका देखो, पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका माइनस डी आर बटे डी टी का, रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिखा। फिर मैंने कहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो के आर की पावर ज़ीरो, क्योंकि रिएक्टेंट की पावर क्या कर देते थे हम, ज़ीरो कर देते, तो के आया था। मैं कह सकता हूँ कि आपका जो जो आपका ये है डी माइनस डी आर बटे डी टी, ये के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका आ जाएगा, हाँ, ये माइनस अब बाहर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ डी आर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, बेसिकली आ जाएगा ये डी आर इक्वल टू माइनस है बटे डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के, ठीक है। अब आ जाएगा, अब देखो माइनस डी आर बटे डी टी, इंटीग्रेशन तो आती होगी ना, इंटीग्रेशन आती होगी तो कर लोगे आराम से। ये माइनस है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका मेरा बन जाएगा आर बटे में टी, चल जाएगा माइनस इक्वल टू के, और के प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट यानी कि लिमिट नहीं दी गई है, लिमिट नहीं दी गई तो सी की वैल्यू को पुट करते हैं। ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये टी है, यहाँ पर पुट कर दो, तो माइनस ऑफ आर इक्वल टू के टी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको होल में मल्टीप्लाई कर देंगे, होल में मल्टीप्लाई नहीं, पहले ही इसको यहाँ पर ला दो, पहले इस सी को पुट करने से पहले यहाँ पर पुट कर दो, और बाद में कांस्टेंट को लाओ, तो ये आपका ये आएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस के टी, सॉरी माइनस के टी, ठीक है, माइनस के टी आएगा, ठीक है। अब ये आएगा, तो अगर मान लो, ठीक है, ये पुट गया एट टाइम इक्वल टू जीरो, कोई टाइम इक्वल टू जीरो, आपका जो रिएक्टेंट होगा वो मान लो आर नोट हुआ, एट टाइम इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू आर नोट,
कोई टाइम जीरो पर आर की वैल्यू आर नोट होगी। एट टाइम जीरो पर आपकी जो रिएक्टेंट की जो वैल्यू, इनिशियल रिएक्टेंट, ये क्या है, ये इनिशियल रिएक्टेंट है, ठीक है, इनिशियल रिएक्टेंट है। एट टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम रिएक्शन का स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आपका इनिशियल रिएक्टेंट आर नोट है, ठीक है। तो क्या मैं इस आर की वैल्यू की जगह आर नोट की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, समझ में आया, यानी कि आर की जगह मैंने आर नोट पुट करा, आर नोट पुट करा, माइनस के टाइम को रखा जीरो, प्लस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट रखा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आर नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो आपका ये आया इसको तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन, जो ये आपका आया ये मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है भाई। आर नोट की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सीधा वैल्यू पुट कर देंगे कॉन्स्टेंट की जगह आर नोट को, तो माइनस आर अपॉन में टी इक्वल टू के, प्लस कॉन्स्टेंट की जगह पुट कर देंगे आर नोट को, ठीक है, ये पुट कर देंगे और ये हमारा आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो, ठीक है। पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है, नहीं आया ना, आ गया होगा तो फिर से समझा देता हूँ। क्या रहता है देखो, रेट का फॉर्मूला, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला, देखो मेरी बातों को क्लियर तरीके से कुछ सुनो। रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी आर बटे डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, के आता है, तो मैं माइनस डी आर बटे डी टी को के लिख सकता हूँ, माइनस डी आर बटे, मैंने इन दोनों को इंटीग्रेशन करा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में मैंने ये पुट कर दिया आर इक्वल टू माइनस के टी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि टी को होल में मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही यहाँ मान लो इसको ये आया मेरा, ये मेरा ये आ रहा है आर बाई टी इक्वल टू क्या आया, तो मैंने आर इक्वल टू के टी प्लस ऐसे पुट करा है मैंने इसको, ठीक है, इस तरीके से पुट करा है मैंने इसको, ठीक है, इस तरीके से पुट करा मैंने। इतनी वैल्यू क्लियर होगी। अब आर को माइनस यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, माइनस के कॉन्स्टेंट, इसको फर्स्ट मान लिया। अब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मान लो कोई टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आर की वैल्यू आर नोट है, यानी कि इनिशियल रिएक्टेंट है, तो आर नोट इक्वल टू, अगर आर नोट पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा आर नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सिंपल सी बात। सेकेंड जो आता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो एवरीवन, इसमें ना डिफरेंशियल रेट लो में अगर मैं बात करूं तो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, ठीक है, जीरो ऑफ रिएक्शन रहता है, बट ये वाला टॉपिक आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाता है। एक बार चेक कर लेता हूँ पूछा जाता है नहीं पूछा जाता। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल रेट लो की, तो डी आर, सो गाइज एवरीवन, इसमें ना आपका ये बेसिकली पूछा नहीं गया है, ठीक है, मैंने देखा था ये वाला पूछा नहीं गया था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें अगर आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, फिर आपको करना है, ठीक है ना। अभी पहले से ही ये सोच कर मत बैठना कि ये आएगा टॉपिक, बस आप इतना समझ लो। अगर ये आएगा तो मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी आपको साथ करवाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंशियल रेट लो करवाऊंगा, फिर हम डिफरेंशिएशन के बात करेंगे इंटीग्रेशन रेट लो ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।